बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप भी हाथ की सिलाई की मशीन के ऊपर काम करती हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अक्सर सिलाई मशीन हम यूज़ करते हुए मुख्तलिफ़ तरह के प्रॉब्लम्स का शिकार हो जाते हैं। कभी टांका ख़राब हो जाता है या कोई ऐसा मसला हो जाता है कि हमें सिलाई मशीन को मैकेनिक के पास लेके जाने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो देखने के बाद आपको बिल्कुल भी सिलाई मशीन की सर्विस के लिए किसी की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने इस तरीके से सर्विस करनी है जो तरीका आज मैं आपको बताने वाली हूँ। एसेसरीज़ मैंने हटा दी हैं। ये इसके ऊपर मैंने पिन के लिए टूल किट ये पिन कुशन बनाया हुआ था, वो मैंने उतार दिया है। इसकी वीडियो भी मैंने अपने चैनल पे अपलोड की है। आपने थ्रेड भी ऊपर से और नीचे से रिमूव कर लेना है। शटल से मैंने निकाल दिया है। और अब सिलाई मशीन का ये वाला पार्ट जो है इसको हमने खोलना है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सफाई के लिए यही पार्ट है। 6 माह में कम से कम एक दफ़ा इसको सफाई के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। डस्ट पार्टिकल्स इसके अंदर जमा हो जाते हैं। अगर फैब्रिक के बारीक से रेशे रुई की शक्ल में इसमें जमा हो जाएं या फिर कोई थ्रेड्स के पीसीस तो मशीन भारी हो जाती है और अक्सर टांका भी जल्दी जल्दी ख़राब होने लग जाता है। इसको खोलना बहुत ही आसान है। ये एक ही नट है, इसको इस तरह खोल लीजिए। ये देखिए, बिल्कुल नहीं घबराना कि इसकी सेटिंग हम दोबारा कैसे करेंगे। ज़रा इसके अंदर की कंडीशन चेक करें, इसमें कितनी डस्ट और ये रुई सी जमा हो गई हुई है। इसको आपने अच्छे से साफ़ कर लेना है। साफ़ करने के लिए फैब्रिक के पीसेस यूज़ कर लें, मैक्सिमम जितना भी रिमूव कर सकते हैं। डस्ट रिमूव करने के बाद आपने एक पुराना टूथब्रश लेना है और इससे इसके अंदर के हिस्सों में इस तरह से इसको सफाई कर देनी है। यहाँ कोई भी डस्ट के पार्टिकल्स बिल्कुल अंदर आपने रहने नहीं देने और ब्रश की मदद से सारे पार्ट्स को अच्छे से सफाई कर देनी है। ऑयलिंग हम करते रहते हैं तो ये ऑयल ही इसकी सफाई में आसानी पैदा करता है। जब मुझे इसकी सफाई का नहीं पता था तो एक दफ़ा अर्बन एरियाज़ में जैसे फेरी वाले आ जाते हैं सिलाई मशीनें ठीक करवा लें, तो उनको मैंने दिखाया। मुझे कहने लगे कि इसका गज़ टेढ़ा हो गया है। ये 20 साल पहले की बात है। मैंने उसको कहा कि नहीं, आप रहने दें, मेहरबानी करें, मैं ख़ुद ही इसको किसी शॉप पे ले जाऊंगी, दिखा लूँगी। आप यकीन करें, जब मैंने इसकी इस तरीके से सफाई की और आज 20 साल बाद यही गज़ यूज़ कर रही हूँ, कोई गज़ टेढ़ा नहीं हुआ था। मैकेनिक क्या करते हैं कि आपका एक पुर्जा ये सीधा गज़ निकाल के वो किसी और का गज़ इसमें डाल देते और वही गज़ किसी और में डाल देंगे। ये पुर्जे चेंज करते हैं और अपना कारोबार करते हैं और इसी तरह किसी न किसी नट को ढीला छोड़ देंगे ताकि ये मुस्तकिल गाहक हमारे बन जाएं। तो आपने सिलाई मशीन मैकेनिक के पास जाने से पहले ये सर्विस एक दफ़ा कर लेनी है। तमाम पार्ट्स की सर्विस के आपको सारा तरीका बताऊंगी। ये देखिए, मैंने इसको अच्छे से सफाई कर दी है, ऑयलिंग कर दी है। अब इसको आपने बंद कर देना है। बंद किस तरह करना है? एक ही ये पेच, वही एक ही सुराख है और एक ही स्पेस है। आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। बड़े आराम से इसको यूं पेचकस की मदद से इस पेच को कस देना है तो ये अपनी जगह पे फिक्स हो जाएगा। इससे सिलाई मशीन की फिटिंग में किसी पुर्जे की उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। मैं भी इसको फ़र्स्ट टाइम खोलने से घबरा रही थी कि अगर मैंने इसको खोल लिया और दोबारा एडजस्ट ना कर पाई तो शायद ये मशीन ख़राब हो जाए, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ बाहर का एक इसका प्रोटेक्टिव होल है जो इस तरह हटाया जाता है और इस तरह बाहर से फिर डस्ट पार्टिकल सारे मैंने रिमूव कर दिए हैं। अच्छा, कुछ बहनें यहाँ कोलगेट यूज़ करके इसकी सफाई कर रही होती हैं, तो वाटर बेस्ड कोई लिक्विड आपने यूज़ नहीं करना, इससे पुर्जों को जंग लगता है। आपने जस्ट ये मशीन का ऑयल ही यूज़ करना है। अब हमें शटल की सफाई करनी है, लोअर पार्ट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आपका टांका ख़राब हो, आप यकीन करें कि आपके इस शटल वाले हिस्से में डस्ट पार्टिकल्स, रुई के ज़र्रात, जो फैब्रिक से बारी बारी से ज़र्रात होते हैं वो, या फिर कोई थ्रेड इसमें फंस चुका होता है जिसकी वजह से आपका टांका बहुत ज़्यादा ख़राब आ रहा होता है और मशीन बिल्कुल भी काम नहीं कर रही होती। तो इसके लिए भी सिंपल ये 2 नट हैं, 2 पेच हैं, ये जिसको मैं खोल रही हूँ। जब इन 2 पेज को हम पूरे तरीके से खोल लेंगे तो यह शटल केस हमारे हाथ में आ जाएगा और फिर बाद में इसको निकाल के हम इसकी सफाई कर लेंगे। दोनों पेच मुकम्मल तौर पे इस तरह मैंने निकाल लिए हैं। अब हमें इस केस को निकालने से पहले सुई को ऊपर की तरफ करना है। आपने बैलेंसिंग व्हील को घुमाना है और सुई मुकम्मल तौर पे ऊपर की तरफ ले जाके अब इसको यहाँ से यूँ हमने रिमूव कर देना है। ये बाकी का पार्ट जो ओपन हो गया है, इसमें अब डस्ट पार्टिकल तक हमारी रसाई, हमारे ब्रश की इस तरह पहुँच जो है वो मुमकिन हो गई है और इस तरह सारे पार्टिकल्स निकाल देंगे। दंदानों की सफाई बैक साइड से इस तरह लाजमी करनी है नीचे की तरफ, ताकि किसी भी किस्म की रुई और मिट्टी के ज़र्रात यहाँ ना रहें।
अच्छे तरीके से हम इसकी सफाई करेंगे। आप यकीन करें कि अगर आप सफाई नहीं करते तो आप बेशक डेली भी मशीन को ऑयल देते हैं, उस ऑयल देने का कोई फ़ायदा नहीं होता जब तक कि वो मिट्टी के ज़रात, रुई के ज़रात हम रिमूव नहीं करते। अब हमने इस शटल केस को ओपन करना है। इसको ओपन करके इसकी सफाई करने से मशीन इतनी हल्की हो जाती है। इस शटल केस को खोलते वक्त जो 2 पेच हमने अलग किए थे उसको मैंने मशीन के बॉक्स के अंदर ही रहने दिया है। अब ये तीसरा नट जो है पेच, इसको मैंने बाहर यूँ रख दिया है तरतीब से। आप भी देख लें, ये 2-3 इसके पुर्जे हैं जिसको आपने यूँ इन पार्ट्स को इस तरह तरतीब से रखना है। इनकी डायरेक्शन भी याद रखनी है। केयरफुली देख लें कि इस तरह वापस भी इन्हें हमने इसी तरीके से सेट करना है। अब ब्रश के साथ इसको अच्छे से सफाई करनी है। यहाँ सफाई करने के बाद फैब्रिक के पीस से भी आपने इसको साफ़ करना है। फैब्रिक के पीस और टूथब्रश, इन दोनों की मदद से इसको आपने अच्छे से सफाई कर लेनी है। और पहले से जो ऑयल लगा हुआ होता है वही ऑयल इसकी डस्ट को रिमूव करने के लिए काम करता है। इस तरह ये देखें, ये सारे पीसीस को मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है। साफ़ करने के बाद हम इसको ऑयल लगाएंगे। इसके अंदर वाले हिस्से के ऊपर हमने ऑयल लगाना है। यहाँ एक बात आपको बता दूं कि ऑयल आपका इस तरह ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। आप यकीन करें, जो येलो कलर का ऑयल जो बहनें यूज़ करती हैं वो मशीन के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। वो ऑयल मशीन के पुर्ज़ों की ग्रीसिंग करने की बजाय उसमें जम जाता है और डस्ट पार्टिकल उसमें जब जम जाते हैं वो थिक हो जाता है और मशीन भारी हो जाती है और सफाई करने के बाद भी वो मशीन जो है हल्की नहीं होती। ये वाला जो ऑयल है, आपने सिंगर मशीन का ऑयल कह के, इसमें इसकी कीमत में और उसकी कीमत में सिर्फ 10 रुपये का फ़र्क है। आपने अच्छे वाला ऑयल लेना है, इसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना। जब हम सिलाई मशीन ख़रीदते हैं तो हमें गारंटी दी जाती है कि लाइफ़ टाइम गारंटी है। लाइफ़ की तो कोई गारंटी नहीं है, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि जिस तरह ये मैं मशीन की सर्विस कर रही हूँ, अगर आप इस तरह की इसकी सर्विस करेंगी तो आपकी मशीन आपकी नस्लें यूज़ करेंगी। तमाम पार्ट्स को जिस तरह हमने ओपन किया था इसी तरतीब से ये मैंने डाल दिया है। आपने शटल केस की डायरेक्शन ख़ास तौर पे ख्याल रखनी है क्योंकि वो दोनों साइड पे बिल्कुल इक्वली एडजस्ट हो जाता है, लेकिन आप सिर्फ शटल उस वक्त इसमें डाल सकेंगी जब इसकी डायरेक्शन बिल्कुल ठीक होगी। और इस पेच को इस तरह पेचकस की मदद से अच्छे से आपने कस देना है। ये पेच हमने सही से इसको कस दिया है। इसकी निशानी ये है कि शटल केस इसमें आसानी से घूमेगा जब आप फिंगर की मदद से घुमाएंगी। अब दोबारा जब आपने इस शटल केस को इसमें लगाना है, ये देखें, मैं इसको ओपन किया तो मुझे एक बार फिर ये कॉटन के ये पीस इसमें से नज़र आ गए हैं। ये दंदानों में फंसे हुए थे। दंदानों में अगर इस तरह के आपके कॉटन के और रुई के ज़र्रात इस तरह फंस जाते हैं तो आपका जो दंदाने हैं वो फैब्रिक को बैक साइड पे नहीं खींचते। यानी जब आप सिलाई कर रहे होते हैं और दंदाने फैब्रिक को बैक साइड पे नहीं खींचते तो उसकी वजह यही होती है कि इसमें इतना ज़्यादा डस्ट और ये रुई के ज़र्रात जो हैं वो फंस जाते हैं। जो कि हम फैब्रिक के साथ काम करते हैं, फैब्रिक अक्सर कॉटन या किसी भी किस्म का होता है तो उसके रेशे ज़रूर निकलते हैं और यही बारीक बारीक से ज़र्रात हमारी मशीन के अंदर फंस जाते हैं, जम जाते हैं। अब सफाई अच्छे से कर ली है, इसकी ऑयलिंग करते हैं। ऑयलिंग करने के लिए जितने भी सुराख आपको यहाँ नज़र आएंगे वो उन सब में आपने ऑयल लगाना है। ना सिर्फ उन सुराखों में ऑयल लगाना है बल्कि ये जितने भी नट हैं लगाना है। हर वो पुर्जा, हर वो पार्ट जो मूव कर रहा है, और उसको आपने किस तरह जांचना है, आपने ये जो बैलेंसिंग व्हील है इसको घुमा के देख लेना है कि कौन कौन सा पुर्जा जो है वो मूव कर रहा है। आपने वहाँ ऑयल डाल देना है। 6 मंथ में एक बार ये ऑयलिंग ज़रूर करनी है। इससे आपकी मशीन का कोई पुर्जा भी जो है वो ख़राब नहीं होगा, जाम नहीं होगा और ना जंग लगेगा। इस तरह इसकी कारकर्दगी में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा ज़रा बराबर भी। तो ये देखिए, मैं बार बार घुमा के चेक कर रही हूँ। जहाँ मुझे लगता है कि ये पुर्जा मैंने मिस कर दिया है, मैं उसको दोबारा से ऑयल कर रही हूँ। अच्छे से एक बार ऑयलिंग करनी है आपने। और जहाँ भी आपको कॉटन या कोई भी मिट्टी का ज़र्रा दोबारा भी नज़र आए तो उसको आपने अच्छे से साफ़ करना है। ये सफाई आपने नीचे वाले बॉक्स की भी ज़रूर करनी है कि बॉक्स से कॉटन के ज़र्रात दोबारा से उड़ के ऊपर आते हैं और इस ऑयल के साथ जम जाते हैं। और मशीन को ऑयल लगाते हुए चलाना भी ज़रूर है ताकि हमने जिन चलते हुए हिस्से में जिन नट में हमने तेल लगाया है उसके अंदर अच्छे से पहुंच जाए। अब हमें ये शटल केस इसमें फ़िक्स करना है। इसमें ये हुक लॉक, जो शटल का हुक है उसको एक साइड पे, और ये जो शटल केस अंदर की तरफ आपको नज़र आ रहा है इसको दूसरी साइड पे, ऑपोजिट साइड पे यूँ करके एक दफ़ा यूँ लगाना है।
ये देखिए फिंगर्स की मदद से हल्का हल्का इसको हिलाएंगे तो ये खुद ब खुद एडजस्ट होगा। और आपने जो बैलेंसिंग व्हील है उसको भी थोड़ा सा मूव करना है तो ये अपनी जगह पे फिक्स हो जाएगा। इसके बाद आपने 2 ही सुराख हैं और 2 ही ये पेच हैं, उनके अंदर ये डाल देने हैं। ये बिल्कुल अच्छे तरीके से एक जगह पे फिक्स नहीं हुआ, अपनी जगह पे ये फिक्स नहीं हुआ। इस एक ही दम से ये फिक्स नहीं होगा, बल्कि जब आप पेचकस की मदद से ये पेच इसमें कसते जाएंगे तो एडजस्ट होता जाएगा। अच्छा, ये राइट हैंड से कर रही थी, आपको नज़र नहीं आ रहा था, मैं अब लेफ़्ट हैंड से कोशिश कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से पता चले। दोनों पेज को मैं बारी बारी 2-2 3-3 बल दे रही हूँ, 2-2 3-3 दफ़ा घुमा रही हूँ। अगर एक ही पेज को आप एक दफ़ा घुमा लेंगे वो फिक्स हो जाएगा, तो दूसरा पेज अच्छे से फिक्स नहीं होगा, अपनी जगह पे ये पुर्जा सेट नहीं होगा, ये बात याद रखें। वो थोड़ा सा उसका फ़र्क रह जाएगा। और जब आप इस व्हील को घुमाएंगे, यानी बैलेंसिंग व्हील को, जिससे सुई ऊपर नीचे होती है, तो सुई ज़रूर अंदर टच करेगी और टूट भी सकती है। तो आपने दोनों पेज को बराबर घुमाना है। लेफ़्ट हैंड से मुझसे नहीं हो रहा तो मैं इसको राइट हैंड से कर रही हूँ। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। इसको अच्छे से हमने टाइट कर दिया है। अब हमने ऊपर वाले पार्ट पे ऑयल लगाना है। अगर फिर भी आपको डस्ट जहाँ भी नज़र आए आपने उसको लाजमी रिमूव करते जाना है। ऊपर वाले पार्ट में जो ऑयलिंग आपने अल्टरनेट डेज में कर लें, एक दिन छोड़ के एक दिन कर लें, वो एक ये सुराख है, 3 सुराख ये हैं, 3 सुराख ये हैं जिनको आपने ऑयल देना है। तो ये आप हर 2 दिन बाद भी दे देंगे तो काफ़ी होगा, लेकिन 6 माह में जो एक बार सफाई करनी है। अब हम आते हैं अपने बैलेंसिंग व्हील की तरफ और हत्ती की तरफ। तो यहाँ हमने ऑयलिंग करनी है। वो कहाँ करनी है, पहले आप हत्ती को घुमा के देख लें कि कौन कौन से पार्ट्स हैं जो मूव कर रहे हैं। ये देखिए, यहाँ ऊपर एक सुराख बना हुआ है जिसके अंदर ये वाला पुर्जा घूम रहा है। आपने यहाँ ऑयल लगाना है। और ये व्हील नेक्स्ट जिस पुर्जे के साथ अटैच है, यहाँ एक सुराख है, इसको आपने ऑयल लगाना है। अगर इसको आप घुमाएंगे तो ये भी सारा इस केस के अंदर घूमता है, ये हत्थी वाला पार्ट, तो इसके अंदर भी ऑयल लगाना है। ऑयल लगा के इसको घुमाना ज़रूर है ताकि चारों तरफ ये ऑयल अच्छे से पहुँच जाए। और इस हिस्से में भी यहाँ 2-3 सुराख हैं, उन सब सुराखों में आपने ऑयल लगा देना है। जब 6 माह बाद आप ऑयलिंग करेंगी, एक ड्रॉप ऑयल हर जगह आप लगा देंगी। उसके बाद आपने सिलाई मशीन को धूप में रखना है ताकि इसके हर पुर्जे के अंदर अच्छे से ये ऑयल पहुंच जाए। गर्मी से ये ऑयल और भी थिन होगा, ये पहले ही बहुत थिन है और बड़े अच्छे से हर पुर्जे में पहुंचता है। इस साइड पे जो लिड है, इसको भी आपने इस तरह पेच खोल के या फिर यूँ आपने इसको हटा लेना है। और इसके अंदर अगर डस्ट पार्टिकल्स आपको नज़र आ रहे हैं तो उनको भी फैब्रिक से इस तरह पहले रिमूव कर दें। और फिर जितने मूविंग पार्ट हैं उनके अंदर आपने ऑयलिंग करनी है। इसको ऑयल जब हम ऊपर से ये सुराख से ऑयल डालते हैं तो भी पहुंच जाता है, लेकिन इधर वाले लेफ़्ट साइड पे जो पार्ट हैं उनके ऊपर ये ऑयल नहीं पहुंचता, तो यहाँ भी आपने एक दफ़ा ऑयल लगा देना है। अच्छे से ऑयलिंग हो गई है। अब आपको सिलाई मशीन चलाने का सही तरीका बताती हूँ। आपने सिलाई मशीन को चलाते वक्त पहले इस बैलेंसिंग व्हील को हाथ की हथेली से अपनी तरफ मूव करना है, जिससे हाथ की हथी ऑपोजिट साइड पे मूव करेगी ऑपोजिट, और फिर उसको फिंगर्स की मदद से इस तरह चलाना है। अगर आपने सिलाई मशीन की सर्विस इस तरीके से कर ली है तो आप यकीन करें, आप ज़रा सा इशारा करेंगी और आपकी मशीन भागेगी। आप बिल्कुल नहीं थकेंगी इसके ऊपर काम करते हुए। और ये देखें, जब बच्चियां शुरू करती हैं तो वो मुट्ठी में पकड़ के इसको यूँ घुमाती हैं, इससे हाथ के, बाजू के और पूरी बॉडी के मसल्स जो हैं वो जर्क लगता है, कि झटका लगता है। तो ये तरीका बिल्कुल गलत है। शुरू में बच्चियां ऐसे ही करती हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप इस तरीके से आदत डाल लें अपने आप को, और प्रैक्टिस के साथ साथ ये आपको तरीका आ जाएगा। सिलाई करने से पहले अब आपने इसकी एक दफ़ा सफाई करनी है किसी भी फैब्रिक से, ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो निकल जाए। फ़ौरी तौर पे आपको कोई एक्स्ट्रा ऑयल नहीं मिलेगा, लेकिन जब आप 10 मिनट धूप में रखेंगे और उसके बाद इसकी सफाई करेंगे तो यहाँ ऑयल जो है वो पुर्जों से होता हुआ आपको यहाँ इकट्ठा हुआ मिलेगा। इसको आपने साफ़ कर लेना है और किसी भी फैब्रिक के ऊपर चलाना है। अच्छा, अब यहाँ भी एक गलती की जाती है कि हम खाली फैब्रिक के ऊपर मशीन को इस तरह चलाते रहते हैं ताकि ऑयल रिमूव हो जाए। आप यकीन करें, कोई भी ऑयल का स्टेन इस तरह नहीं आएगा। जब आप अपना कपड़ा स्टिच करने लगेंगे धागा डाल के, तो उसके ऊपर ढेरों ऑयल आ जाएगा। तो आपने पहले से ही सिलाई मशीन में इस तरह धागा डाल देना है।
शटल में भी और ऊपर भी धागा डालने के बाद सिलाई करनी है। उस सिलाई से ये जो धागा हमने डाला है, इस धागे में ऑयल आना शुरू हो जाएगा और आपने ये सिलाई उस वक्त तक लगाते रहना है जब तक ये ऑयल अच्छे से आ ना जाए। मैंने धागा पकड़ के इसको नहीं निकाला तो अब यहाँ ये इकट्ठा हो जाएगा बैक साइड पे। चलें कोई बात नहीं, रफ सी सिलाई ये आपको लगा के दिखा रही हूँ। ये देखें, जब तक आपने धागे में ऑयल आता रहे आपने इस सिलाई को कंटिन्यू रखना है। 2-4 सिलाइयाँ लगाने के बाद ऑयल आना बंद हो जाएगा, फिर आपने अपने फैब्रिक को सिलाई करना है। उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए कारआमद रही होगी। मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल से इसकी सर्विस का तरीका बताया है, फिर भी अगर आपको कोई इशू है, कोई स्पेसिफ़िक इशू है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकती हैं। उसके हल के बारे में भी मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। ये देखें, शुरू में धागे के ऊपर ऑयल आ रहा है, उसके बाद एंड में ये बिल्कुल सिलाई के लिए तैयार है।